नमस्ते श्रोताओं। प्रस्तुत है मन्नू भंडारी जी का लिखा हुआ संस्मरण कितने कमलेश्वर। कमलेश्वर जी से मेरी पहली मुलाकात 1957 में इलाहाबाद में प्रगतिशील लेखक संघ के एक बड़े आयोजन में हुई थी। मैं तब कलकत्ता में रहती थी और लेखन में बस कदम ही रखा था। राजकमल प्रकाशन से मेरा एक कहानी संग्रह छप चुका था, लेकिन तब भी मैं खुद को साहित्यकारों में शुमार कर पाने की न हिम्मत रखती थी न हैसियत। जब इस आयोजन में शामिल होने के लिए मुझे अमृत राय जी का निमंत्रण मिला तो मैं चकित तो हुई, लेकिन चकित से ज़्यादा उल्लासित भी। लगा जिन लेखकों को आज तक पढ़ती आई उनसे मिलना होगा, उन्हें देखूंगी सुनूंगी। जब राजेंद्र ने बताया कि वे इस आयोजन में भाग लेने जा रहे हैं तो मैं भी उनके साथ लटक ली। वहीं मैंने हजारी प्रसाद द्विवेदी और महादेवी वर्मा के अविस्मरणीय भाषण सुने। वहीं मैं मोहन राकेश, कमलेश्वर जी, नामवर जी, फणीश्वर नाथ रेणु जी से मिली और उनसे बात की, लेकिन निकटता बनी तो केवल कमलेश्वर जी, राकेश जी और बाद में नामवर जी से। कमलेश्वर जी उन दिनों इलाहाबाद में ही रहते थे और इस आयोजन में व्यवस्थापक की भूमिका में थे। उन्होंने मुझे अपनी एक मित्र दीपा के यहाँ ठहराया। वे आयोजन में भूत की तरह काम कर रहे थे। कभी रात को 1 बजे तो कभी 2 बजे खाना खाने आते। दीपा उनकी प्रतीक्षा में जगती रहती थी और खाना गर्म करके खिलाती। अगर कमलेश्वर जी उस आयोजन की व्यवस्था में लगे हुए थे तो दीपा उनकी देखभाल में। मुझे लेकर वे दीपा को आदेश देते रहते कि वे मेरी सुख सुविधा और ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखे, मुझे किसी तरह की असुविधा ना हो। उन 3 दिनों में मैं इतना तो समझ ही गई थी कि दीपा उनके मित्र से अधिक बढ़कर कुछ है। कलकत्ता लौटकर कमलेश्वर जी और राकेश जी से मेरा पत्र व्यवहार भी शुरू हो गया। कुछ समय बाद कमलेश्वर जी ने दीपा के साथ मिलकर श्रमजीवी प्रकाशन खोला और उसके लिए पुस्तकें मांगी, तो मैंने 3 निगाहों की एक तस्वीर नाम से अपने दूसरे कहानी संग्रह की पांडुलिपि भेज दी और राजेंद्र ने कुल्टा नाम की उपन्यासिका। दोनों पुस्तकें उन्होंने छापी भी। गर्मी की छुट्टियों में मैं अजमेर चली गई थी। वहीं कमलेश्वर जी का पत्र मिला कि दीपा आपके पास आ रही है, आप उसे राजस्थान के 3-4 शहरों के प्रमुख पुस्तक विक्रेताओं से मिलवा दीजिए और श्रमजीवी प्रकाशन की पुस्तकों के अधिक से अधिक ग्राहक बनवाने की कोशिश कीजिए। प्रकाशन के लिए मित्रों का सहयोग बहुत बहुत ज़रूरी है। काफ़ी गर्मी थी और मैं चर्म रोग से पीड़ित थी, लेकिन दीपा आई तो उसे लेकर मैं जोधपुर और जयपुर तो गई। इससे अधिक मेरे लिए संभव नहीं था। बात दीपा ही करती थी और जमकर करती थी, पर बहुत कोशिश के बावजूद दोनों शहरों से 5-5 प्रतियों की व्यवस्था ही हो पाई। जब वह बात करती थी तो मैं सिर्फ दीपा को देखती रहती थी, उत्साह से भरी, श्रमजीवी को सफल बनाने के लिए कृत संकल्प। मेरे मन में एक ही बात उभरती कि सहज जीवन की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए कितना उत्साह भरा है यह सह आयोजन। पर कोई साल सवा साल बाद मुझे कमलेश्वर जी की शादी का कार्ड मिला। शादी हो रही थी गायत्री सक्सेना से। मैं हैरान परेशान, यह क्या किया कमलेश्वर जी ने, क्यों किया, कैसे किया, क्या बीत रही होगी दीपा पर। उस समय तक कमलेश्वर जी से संबंध केवल पत्रों तक ही सीमित था। इतनी अनौपचारिक नहीं हो पाई थी कि उनसे कुछ पूछती या फटकारती। सो बिना कुछ पूछे कहे जो भी हुआ उसे स्वीकार कर लिया। बहुत बाद में जब सारी स्थितियां खुली तो जो दुख उस समय दीपा के लिए उभरा था वह गायत्री भाभी के लिए भी उभर आया। पता नहीं गायत्री भाभी को इस प्रसंग के बारे में कुछ मालूम भी था या नहीं। कमलेश्वर जी से दूसरी मुलाकात दिल्ली में उनके नाई वालान गली के मकान में हुई, जहां वे गायत्री भाभी के साथ रहते थे। कलकत्ता से मैं अकेली ही दिल्ली आई थी। उनसे मिलना तो था ही, साथ ही अपने द्वारा संपादित नई कहानियां के लिए कहानी भी लेनी थी।
मैंने कोई 15 दिन पहले ही लिख दिया था कि मैं दिल्ली आ रही हूँ, कहानी तैयार रखिएगा। जिंदगी में पहली और अंतिम बार संपादन का काम कर रही थी, सो पूरी लगन से जुटी थी। उनके बताए पते पर पहुंची, शुरू की। कुछ औपचारिक बातों के बाद मैंने अपनी मांग रख दी। बेहद निश्चिंत भाव से हंसते हुए उन्होंने कहा, ठीक है, कल ले लेना कहानी। लिख ली है क्या जो कल दे देंगे? उनके हाव भाव व्यवहार से ही लग रहा था कि उन्होंने कहानी लिखी ही नहीं है। लिखी तो नहीं, पर चलो अभी शुरू कर देते हैं। मजाक मत करिए कमलेश्वर जी, मैंने आपको कितने दिन पहले लिख दिया था और आप है कि। इस बार मेरी आवाज़ में मनुहार की जगह गुस्सा था। मेरी पीठ थपथपाते हुए उन्होंने मुझे तसल्ली दी। कहा ना, तुम्हें कल मिल जाएगी, तो समझो कि बस कल मिल जाएगी। कमलेश्वर जी ने दरी बिछाई, कागज कलम लिया और पेट के नीचे तकिया रखकर उल्टे लेट गए। देखो, मैं कहानी शुरू करता हूँ, तब तक तुम गायत्री के पास एक प्याला कॉफ़ी पियो। और भाभी को कॉफ़ी बनाने को कहकर वे सचमुच लिखने बैठ गए। पत्रों में हम चाहें अब तक बहुत अनौपचारिक हो गए थे, पर मात्र दूसरी मुलाकात में ही इस तरह का नाटक मैं गले नहीं उतार पा रही थी। मैं मिलने आई हूँ और ये कहानी लिखने बैठे हैं। इस तरह तो ना बातचीत होगी ना कहानी। मन मार कर उठी और मैं रसोई में चली गई। वहीं मैं भाभी से पहली बार मिली थी। उन्होंने नमस्ते किया और कॉफ़ी बनाने लगी। एक चुप चुप उदास चेहरा। ख्याल आया कि इस उदासी के पीछे कहीं दीपा प्रसंग तो नहीं छिपा। मैं आई और कमलेश्वर जी ने भाभी को मुझसे मिलने के लिए बाहर भी नहीं बुलाया, ना ही वे खुद आई। सब कुछ बड़ा असहज, असामान्य सा लगा। मन हुआ कि इस बारे में अब कमलेश्वर जी से बात की जाए, पर वह ना घर में संभव था ना कॉफ़ी हाउस में, सो फिर टल गया। आधे घंटे बाद कमलेश्वर जी ने आवाज़ दी। बाहर निकली तो देखा कि बहुत खूबसूरत लिखाई से भरा कोई पौन पेज लिखा था। ना कहीं कोई काट छाट, ना कोई बदलाव। मैं तो हैरान। देखो, शुरू कर ही दी ना, अब कल पूरी करके शाम को जब कॉफ़ी हाउस में मिलेंगे तो तुम्हें सौंप दूंगा। अब गुस्सा थूको और हो जाए गपशप। उनकी इस अदाकारी पर मैं हंसे बिना नहीं रह सकी। दूसरे दिन शाम को कॉफ़ी हाउस में राकेश जी और कमलेश्वर जी मिले तो उन्होंने कहानी सौंप दी। कहानी खोलकर मैंने अपने विश्वास को पुख्ता करना चाहा कि कहानी ही है और पूरी है। शुरू का पेज कल वाला ही था, जस का तस। मैं तो हैरान। हंस हंस कर मैंने राकेश जी को पिछले दिन वाला किस्सा सुनाया तो कमलेश्वर जी का कमेंट आया, देखो मन्नू, मैं कोई मोहन राकेश तो हूँ नहीं कि लिखने के लिए टाइपराइटर चाहिए ही, कमरे में एसी भी चाहिए। बड़ी चीज़ लिखनी है तो पहाड़ पर गए बिना लिख ही नहीं सकते। या वो तुम्हारा राजेंद्र यादव, कॉफ़ी के प्याले पर प्याले गटके जा रहा है, सिगरेट पे सिगरेट फूके जा रहा है, लोट लगा रहा है, टहल रहा है, पर शब्द हैं कि कलम से झरते ही नहीं। अब शब्द हों तो झरें, बस लिखने के नाम पर ये चोचलेबाजी किए जाओ। और फिर राकेश जी का छत फोड़ ठहाका और कमलेश्वर जी की पीठ पर एक धप। और मैं सोच रही थी, इतना आसान है कमलेश्वर जी के लिए लिखना। अपनी आंखों से देखा, कोई तामझाम नहीं, लिखा और बिना किसी काट छाट, बदलाव दोहराव के लिखते चले गए। मेरे लिए चाहे यह अविश्वसनीय हो, पर हकीकत थी या उनके लेखन की, ऐसी ही एक और याद है। धन्यवाद।